जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से अब आपको फेसबुक को भी प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, या आप में से ही कुछ लोग हैं जो हमसे शेयर करते हैं, जिनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें रही हैं या अभी भी वो दिक्कतों से जूझ रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई एक ऐसा बोझ ले ले जिसे वो जिंदगी भर उतार ना पाए। आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि कभी जब आप नए घर में जाते हैं या कहीं पे रेंट पे फ्लैट लेते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं, तो क्या आप उसका अस्तित्व पता करते हैं? क्या बैकग्राउंड में क्या चीजें चल रही हैं आप पता करते हैं? आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो हमें अमित ने शेयर किया है। अमित, जिनकी पूरी फैमिली कानपुर से बिलोंग करती थी, फिलहाल अमित जो है वो नोएडा में रिसर्च एनालिस्ट की जॉब करते हैं। अमित ने बताया कि अक्षय भाई, मेरा जन्म हुआ 1998 में, जब मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था, दादा दादी के साथ। मेरी बहन का जन्म हुआ 2004 में। हमारी फैमिली बहुत अच्छा कर रही थी, पापा बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। पापा ने फैसला लिया 2004 में, मेरी बहन के जन्म के 4 महीने बाद ही हमने कानपुर में अपना खुद का एक घर लिया। उस घर में जाने के बाद हमारे जैसे हादसे दिन पे दिन बढ़ते चले गए। मतलब घर में, परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा होता था। सिर्फ 4 जने हम रहते थे। 140-50 गज का हमारा घर था। उस घर को हमने 2 मंजिल इमारत में कन्वर्ट किया था। ग्राउंड फ्लोर पे हम रहते थे और फर्स्ट फ्लोर पे हमारे बहुत सारे कमरे हुआ करते थे जिनको हमने लड़कों को रेंट पे दिया हुआ था, जो पढ़ाई के लिए आते थे या कॉलेज के लिए रुकते थे। अमित ने बताया कि अक्षय भाई, मुझे आज भी याद है कि हमारे पापा मम्मी ने हमारी परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। मेरी बहन को भी बहुत प्यार मिला, मुझे भी बहुत प्यार मिला। हालांकि कुछ टाइम बाद जब अमित बड़े हो गए तो उन्हें हॉस्टल में भेज दिया गया था। उन्होंने वहां पर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। अमित ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और कुछ टाइम बाद वो अपने घर पे वापस आ गए थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं थी, खर्चा भी बहुत ज्यादा होता था, लेकिन पापा कैसे न कैसे मैनेज कर लेते थे। बात आती है 2015 की, जब ये लोग उसी घर में रह रहे थे जहां पर 2004 में इन्होंने खुद को शिफ्ट किया था। उस दौरान क्या हुआ, अमित के पापा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी और उसका कोई रीजन नहीं था। अचानक से घर में फाइनेंशियल इश्यूज आने स्टार्ट हो गए, कोई ना कोई दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। उनके बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए, अलग अलग हॉस्पिटल में अमित के पापा को दिखाया जाता था, कोई भी रीजन पता नहीं चलता था। कभी कहते थे डॉक्टर्स की लिवर में प्रॉब्लम है, कभी कहते थे मल्टी ऑर्गन्स में दिक्कत है, कभी कहते थे कि समझ ही नहीं आ रहा, रिपोर्ट में बार बार हर 3-4 महीने में कैसे चीजें बदल जाती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ 2018 में, जहां पर अमित के पापा एक्सपायर हो गए। 2018 में जब अमित के पापा गुजरे तो अमित को वो पोजीशन मिली जहां पर वो सारे डिसीजन लेंगे। अमित अपने घर को संभालते थे 2018 में, जहां पर उनकी मम्मी, उनकी छोटी बहन और ऊपर एक फ्लोर जहां पर बहुत सारे लड़के रहा करते थे। इस सिचुएशन को आप समझ सकते हैं, जहां पर आप हैं और आपकी एक छोटी बहन है और घर में लड़कों का आना जाना लगा रहता है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे पढ़ने के लिए रहते थे। हालांकि अमित ने कहा कि अक्षय भाई, किस्मत अच्छी थी कि सब बहुत इज्जत करते थे, सब बहुत अच्छे लड़के थे वहां पे रहने वाले। लेकिन अमित के पापा के जाने के बाद जैसे घर के हालात से बदल गए थे। घर में बहुत ज्यादा तनाव सा रहता था, बहुत ज्यादा अंधेरा सा रहता था। मतलब जैसे किसी बड़े के जाने पे खुशियां जैसी उजड़ सी जाती हैं। अमित ने बताया भाई, पूरे घर में ऐसे ही कुछ हाल रहता था। पैसों की इतनी कमी नहीं रहती थी क्योंकि पैसे तो ऊपर से हमें रेंट पे मिलते रहते थे और ये खुद भी अपनी जो है एजुकेशन कंप्लीट कर रहे थे, कुछ ना कुछ ये कोर्स वगैरह करते रहते थे। लेकिन अमित ने बताया कि भाई, पापा के जाने के बाद अचानक से मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। धीरे धीरे मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। उनका जो वजन था वो 60 किलो से 35 किलो 32 किलो पे आ गया। अब ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था कि इस चीज को हम कैसे जस्टिफाई करें कि यार मम्मी की तबीयत एकदम से इतनी खराब हो गई। अमित ने बताया कि भाई 2018 में, जब पापा के जाने के बाद 2018 के अंदर अंदर मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उनका वजन बहुत ज्यादा टूटने लग गया। उनकी जो बहन थी वो अपनी मम्मी की कहीं ना कहीं देखभाल करती थी और घर में ऐसा माहौल रहा करता था कि थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन, जैसे एक इंसान जब बीमार होता है तो दवाई लेने के बाद उसकी जो हालत होती है। अमित ने बताया कि अक्षय भाई, हम पूरी कोशिश करते थे घर को बांध के रखने की, लेकिन अब जैसे परिवार धीरे धीरे बिखरता सा जा रहा था और अमित को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अमित को कहीं से दूर दूर तक आइडिया नहीं था कि उनके परिवार में ये सब जो चीजें चल रही है, इनके पीछे कोई एक ऐसी एंटिटी निकल के आएगी जिसने उनके पूरे परिवार को आगे जाके तबाह कर दिया। जब अमित की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, उनका वजन एकदम से 60 से 32-35 पे आ गया, तो घर वाले बार बार उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते थे। उनके मौसा मौसी उनको बार बार, मम्मी जी को जो ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते थे अलग अलग हॉस्पिटल में, वही हाल होता था जो उनके पापा का होता था कि कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आती थी। हमेशा ये कहा जाता था इनको वीकनेस हो रखी है, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हैं,
हस्बैंड के जाने के बाद ये बहुत अकेला फील करती हैं, तो इनका नेचर ऐसा हो गया है, इनको थोड़ा ऐसे माहौल में रखना चाहिए जहाँ पर इनका मूड थोड़ा ठीक रहे, तो रिश्तेदार बार बार मिलते रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अमित ने बताया कि अक्षय भाई डॉक्टर तो सब कुछ बोल देते थे, लेकिन मम्मी शायद सुन के उन चीज़ों को इग्नोर कर देती थी। तो जब अलग अलग हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के बाद भी मम्मी को कोई दवाई नहीं लग रही थी, तब जो हमारे मौसा मौसी है जो आगरा में रहते हैं, वो एक दिन मिलने आए थे और उन्होंने अमित को बोला कि अमित, तुम हर जगह घूम रहे हो, लेकिन तुमने कभी दूसरे चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। तो अमित ने बोला, अक्षय भाई मैं तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, मुझे इन चीज़ों के बारे में क्या मालूम था, मतलब उनके ऊपर से सारी बातें चलेगी। तो अमित ने मौसा मौसी को बोला कि आप थोड़ा खुल के बताओ ताकि मैं समझ पाऊँ। तो अमित के मौसा मौसी ने बोला कि एक बार ज़रा उस तरीके से सोचो कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो रही, तुम्हारे पापा इसी साल गए हैं। तो इतना क्या बात दिल पे लग गई कि एकदम से इतना वजन टूट गया, एक साल के अंदर 30 किलो या 32 किलो वजन टूटना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अमित अब इन चीज़ों को समझ पा रहे थे जो मौसा मौसी वहाँ पे समझा रहे थे। हालांकि अमित ने बताया कि हमारे मौसा मौसी हमसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब वो दूसरे माँ बाप की तरह रहा करते थे। अब इसके बाद क्या हुआ, जब मौसा मौसी जी ने ये चीज़ बोली कि तुम्हें एक बार किसी पंडित तांत्रिक को दिखवाना चाहिए अपने घर को, तांत्रिक तो नहीं लेकिन कम से कम पंडित से तो दिखवा लो जो मंदिर में बैठते हैं। तो मौसा मौसी के ही नोन में एक पंडित जी थे जिनको अच्छी खासी नॉलेज थी, अच्छी खासी सिद्धि थी, उनको ज्ञान था अच्छा, वो चीज़ों को देख के बता देते थे कि कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है। एक दिन दिया गया और वो पंडित जी जब घर में सब थे, अमित की मम्मी, बहन, अमित और मौसा मौसी जी और ऊपर कुछ बच्चे थे, हालांकि बच्चों तक तो ये बातें पहुंचनी नहीं थी और पहुंची भी नहीं। तो मौसा मौसी अपने साथ उन पंडित जी को लेके आए, घर पे सब अवेलेबल थे। तो पंडित जी ने पूरा घर देखा, वो घर में घुसे, उन्होंने पहले सीढ़ियाँ देखी, लेफ्ट राइट वॉशरूम वगैरह देखा, कमरे देखे, ऊपर तक वो घूम के आए। उनके मंत्र चल रहे थे, कुछ मुँह से आराम से चैंटिंग वगैरह वो कर रहे थे। जब वो नीचे आए तो उन्होंने अमित को बोला कि बेटा एक बार तुम बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अमित पहले ही बहुत सहमे हुए थे, डरे हुए थे और अमित को नहीं पता था कि उनके ऊपर क्या पहाड़ टूटने वाला है। जो पंडित जी थे वो अमित को बाहर लेके गए और उन्होंने बोला कि बेटा देख, अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद तेरे को पचेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे घर में कोई ना कोई बहुत बड़ी दिक्कत है और ये आज से नहीं है, तब से है जब से तुमने घर लिया था। अमित सोच रहा था कि मेरी पूरी परवरिश इस घर में हुई है। हालांकि बीच में वो कुछ टाइम के लिए हॉस्टल गए थे, लेकिन उनकी बहन की भी परवरिश यहीं हुई है, मम्मी पापा वगैरह सब यहीं रहते थे। आज तक किसी स्टूडेंट ने जो ऊपर लड़के रहते थे उन्होंने भी कोई कंप्लेंट नहीं की, तो ऐसा हुआ क्या। तो जब पंडित जी ने ये जवाब सुना तो पंडित जी समझ गए थे कि जब तक ये खुद से नई चीज़ें ऑब्जर्व करेगा तब तक ये नहीं मानेगा कि इनके घर में कोई दिक्कत है। पंडित जी ने बोला कि अमित एक काम करना, जिस कमरे में तुम्हारी मम्मी सोती है आज से तुम वहाँ पे सोओगे। अमित ने बताया कि भाई मेरी मम्मी सबसे पीछे वाले कमरे में सोती थी और जो सबसे पीछे वाला कमरा था उसके पीछे एक छोटी सी गली थी। हालांकि वो गली बहुत डार्क रहती थी, पीछे कोई भी आना जाना नहीं रखता था। तो अमित ने इस चीज़ को ठान लिया कि ठीक है, आज से 7 दिन तक मैं अपनी मम्मी को, मतलब 1 हफ्ते अपनी मम्मी को अपने कमरे में सुलाऊंगा और मम्मी वाले कमरे में मैं सोऊंगा। पंडित जी ने बोला बस तुम्हें एक काम करना है, जब तुम सोओगे उससे पहले अपने पीछे वाले कमरे के वहाँ पर, अपने गेट के वहाँ पर एक दिया जला लेना। अमित ने बोला ठीक है, जब इतना सब कुछ हो ही रहा है, हम पूजा पाठ करवा ही रहे हैं, दिखवा रहे हैं, तो फिर ठीक है ये भी करके देख लेंगे। अमित ने बताया अक्षय भाई आप मानोगे नहीं, पहली रात में सोया कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात में सोया कुछ नहीं हुआ, तीसरी रात अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे जब मैं कमरे में सो रहा था तो जैसे नॉक करने की आवाज़ आती ना। पहले अमित को लगा यार आगे पीछे कोई काम तो नहीं चल रहा, लेकिन रात के 2:30 बज रहे थे, कौन काम करेगा। अमित ने थोड़ा सा इग्नोर करा इस चीज़ को, लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगा जैसे वाटर टैप किसी ने ऑन कर दिया। वो उठे और जब देखने गए तो वाटर टैप ऑफ था। तो ये अजीब अजीब सी आवाज़ें कैसी आ रही थी। अमित ने सोचा कि मेरा वहम है और अमित सो गए, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि अब से उनके घर में जो चीज़ें उन्हें फील हो रही थी वो आगे जाके उनकी ज़िंदगी कितनी बुरी तरीके से बर्बाद करने वाली थी। अब आती है चौथी रात की बात। अमित ने फिर दिया जलाया और अमित उस कमरे में सो गए। अमित को ऐसा लगा जैसे ऊपर कोई रात के 2-2:30 बजे कील ठोक रहे हैं। अमित अजीब से गुस्से में हो गए और अमित फटाफट से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर गए और नॉक करा। वहाँ पे जो लड़के थे जो सो रहे थे वो उठ के आए अपनी आँख रगड़ते हुए कि भैया क्या हुआ। तो अमित सीधा अंदर घुस जाते कि ये कोई टाइम है कील ठोकने का, तुम्हें पता नीचे हम सो रहे हैं फिर भी तुम ये हरकत कर रहे हो। अमित ने सारे कमरे छान मारे, कोई भी वहाँ पर कील नहीं ठोक रहा था। अमित अपना सर खुजाते हुए नीचे आ गए और ऊपर वाले लड़कों ने बोला भी कि भैया हम इतनी रात को ये सब कुछ क्यों करेंगे, आपको शायद कुछ ऐसा वहम हुआ होगा, आप सो जाओ। अमित ने बताया कि भाई मैं नीचे आया, थोड़ी ही देर वो लेटे थे, अचानक से फिर वही आवाज़ नॉक करने की, वो आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई। अमित को लगा यार कुछ तो गड़बड़ है जो ना समझ से परे जा रही है। अमित को फिर भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस कमरे में वो सो रहे हैं वहाँ पर कोई एक बहुत बड़ी एंटिटी उनकी मौत का इंतज़ार कर रही है। अब बात आती है 5वीं रात की। अमित ने बताया कि अक्षय भाई नवंबर का टाइम था जब 5वीं रात में वहाँ पर सोया दिया जलाकर। किसी को कोई ज़रूरत नहीं होती कि नवंबर में वो AC चलाए, पंखा चलाए,
कंबल ओढ़ के सोते हैं लोग। अमित ने बताया मैं भी कंबल ओढ़ के सो रहा था और अचानक से मुझे ना हवा का झोंका महसूस होने लगा, जैसे कमरे में कहीं से हवा का झोंका आ रहा है। एक घर जो पूरी तरीके से पैक है, उसके अंदर कहाँ से हवा आएगी? ना तो कोई पंखा चल रहा है, ना कूलर, ना एसी, कुछ भी नहीं। और मुझे ठंड लगने लगी। मैं उठ के बैठा, मैंने देखा कि ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में किसी की प्रेजेंस है। बार बार ऐसा लग रहा है जैसे वाटर टैप ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, कभी कील ठोकने की, कभी खटखटाने की। वो अपने आप को पागल समझने लगे थे। बड़ी मुश्किल से उनकी 5वीं रात बीती। अब अगेन वो सुबह अपने कॉलेज गए, वापस आए, छठा दिन, छठी रात जब वो सोए, उन्होंने बताया अक्षय भाई आज की रात मेरे लिए सबसे बुरी होने वाली थी, क्योंकि जैसे ही मैं सोया मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। रोंगटे खड़े हो गए अमित के सुनने के बाद कि कमरे में है कौन उनके अलावा। उन्होंने उठ के देखा, ना तो बहन ना मम्मी, कोई नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। और कमरे में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई उनके कान के आसपास आके कुछ बोल रहा है। उन्हें समझ में आ गया था कि कोई बड़ी ही चीज़ है जो उनके घर में कदम रख चुकी है, या फिर शायद कदम पहले ही रख लिया था। उन्होंने गलती कर दी, इस चीज़ को समझने में बहुत लेट कर दिया। किसी एंटिटी ने शायद उनके पापा को उनसे दूर कर दिया था। अमित की पूरी रात, जो छठी रात थी, यही सोचने में निकली कि क्या हमारे घर में कुछ है या नहीं है। सुबह हुई, अमित ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो सीधा अपने कॉलेज चले निकल गए। मम्मी की तबीयत कहीं से कहीं तक ठीक होके नहीं दे रही थी। हालांकि जो पंडित जी आए थे वो कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके गए थे, जिससे घर में थोड़ी शांति तो हो गई थी, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था। अमित वापस आते हैं और उन्हें बस ये था कि आज 7वां दिन है और पंडित जी ने मुझे बोला था 1 हफ्ता निकाल ले, अगर तुझे लगे सब नॉर्मल है तो तेरा घर बिल्कुल नॉर्मल है। 6 दिनों में अमित को पहले ही ऐसा फील हो चुका था कि उनके घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और ये थी उनकी 7वीं रात जो उन पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। अमित ने बताया कि अक्षय भाई मैं सो रहा था आराम से। अप्रॉक्सीमेटली टाइम होगा 12 या 1 के बीच का। ऊपर से पंखा सीधा आके मेरे बगल में गिरा और मेरे हाथ पे चोट लगी। एक ब्लेड जो उसका होता है वो सीधा मेरी उंगली पे आके गिरा। ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन ये संकेत काफ़ी था कि अब हमें दोबारा पंडित जी को बुला लेना चाहिए। वो रात अमित फिर दोबारा नहीं सोए और सुबह उठते ही उन्होंने पंडित जी को फ़ोन कर दिया कि पंडित जी इन 7 दिनों में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। पंडित जी घर पे आते हैं और पंडित जी जो राज खोलने वाले थे, इसको सुनने के बाद जैसे मेरे तोते उड़े थे अब आपके उड़ने वाले हैं। पंडित जी आए, जब वहाँ पर मौसा मौसी भी मौजूद थे, अमित भी मौजूद था, अमित की मम्मी भी थी, बहन भी थी, लेकिन फिर भी पंडित जी अमित को बाहर लेके गए और बोले कि बेटा इस चीज़ को जो तुम सुनने वाले हो शायद तुम हजम नहीं कर पाओगे, लेकिन ये सच है। अमित से पूछे कि तुम्हारे साथ जो जो हुआ है तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत है? अमित ने बोला कि पंडित जी मुझे लगता है मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है मम्मी के साथ कोई दिक्कत है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही है। पंडित जी ने जो बताया, मैं बता रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी। पंडित जी ने बोला कि बेटा ना तुम्हारी मम्मी के साथ दिक्कत है, ना तुम्हारे साथ दिक्कत है, तुम्हारी बहन के साथ दिक्कत है। तुम्हारे घर में एक पिशाचिनी है जो तुम्हारे बहन के शरीर के अंदर रह रही है। अमित पागल हो गए, जैसे पागलपन के दौरे से पड़ते हैं ना, 1 सेकंड में उनके सामने काला अंधेरा छा गया, उन्हें चक्कर आ गए। पंडित जी ने अमित को पकड़ के बैठाया कि बेटा देख तेरे को ही कुछ ना कुछ करना है। अमित ने बोला पंडित जी ऐसे कैसे हो सकते हैं? पंडित जी ने बताया बेटा जब तुम्हारे घर बन रहा था ना, किसी ने अपना उतारा तुम्हारे घर में डाल दिया, मतलब तुम्हारी नींव में कुछ रख दिया। घर बनते टाइम किसी ने नहीं देखा और नींव पूरी की पूरी बन गई, और उस पिशाचिनी ने तुम्हारे घर पे दावा बोल दिया। अब अमित ने बोला कि मेरी बहन ही क्यों? तो पंडित जी ने बताया कि जब तुम्हारी बहन पैदा हुई थी 4 महीने में तुमने इस घर में शिफ्ट करा, और उस पिशाचिनी को तुम्हारे बहन का शरीर, बच्चे का शरीर जो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है और बहुत प्योर होता है। उस पिशाचिनी ने तुम्हारी बहन के अंदर घर बना लिया और तुम्हारे पापा को भी उस पिशाचिनी ने ख़त्म किया। तो अमित बोलते मेरी बहन ने? बोलते नहीं, तुम्हारी बहन का उसमें कोई हाथ नहीं था, ना ही तुम्हारी बहन ने पापा को कुछ किया, लेकिन वो जो पिशाचिनी थी वो तुम्हारी बहन को ले जाना चाहती है। लेकिन माँ बाप और भाई के होते हुए वो पिशाचिनी इतनी हावी नहीं पड़ रही थी, इसलिए सबसे पहले तुम्हारे पिताजी को ख़त्म करा। अब नंबर है तुम्हारी मम्मी का, फिर नंबर आएगा तुम्हारा, और तुम्हारे जाने के बाद वो जो पिशाचिनी है वो तुम्हारी बहन को लेके जाएगी। अमित ने हाथ जोड़ लिए। अमित ने बोला कि मेरी एक बहन है, बहुत प्यारी है, पंडित जी उसे बचा लो, कुछ भी करके उसे बचा लो। पंडित जी ने बोला कि आज से तुम्हारे घर में 3 दिन की पूजा होगी। उस पूजा के दौरान तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा और तुम्हारी बहन का वहाँ पर होना ज़रूरी है। तुम्हारे पूरे घर को किलाया जाएगा, मतलब कील से बांधा जाएगा, हर तरफ सिंदूर लगाया जाएगा, हर तरफ कुछ ना कुछ प्रक्रिया की जाएगी, और आखिरी में पूजा खत्म होने के बाद इन 3 दिन तुम्हें कुछ ना कुछ क्रियाएं करनी है, और उन क्रियाओं के दौरान तुम्हें वो पिशाचिनी बुलाएगी, पर तुम उसकी सुनोगे नहीं। अब बात आती है पूजा पाठ की, तो पंडित जी अपनी क्रिया शुरू करते हैं। क्रिया के दौरान कुछ नहीं होता। उसके बाद पंडित जी एक लिस्ट देते हैं जिसमें सामान मंगवाते हैं। उस सामान में पहले दिन पूजा होने के बाद अमित को पंडित जी एक मटका देते हैं, उसे पूरे काले कपड़े से बांध रखा था।
और अमित को बोला गया कि इसे जितनी दूर हो सके दफना के आ जाओ, और ऐसी जगह दफना के आना जहाँ पर अगले 2 दिन की क्रिया भी तुम वहीं लेके जाने वाले हो। अमित ने बताया कि अक्षय भाई मैं ढूंढता रहा, मैं पता नहीं 20-22 किलोमीटर दूर आ गया अपने घर से। वहाँ पे जाके मुझे एक खेत मिला, वो जंगल टाइप का थोड़ा सा था जिसमें कोई ज़मीन पर काम नहीं कर रहा था, कोई खेती बाड़ी नहीं थी। वहाँ पे जाके मैंने मटका दबा दिया, लेकिन जैसे ही वो मटका गाड़ के आगे चलने लगे, उन्हें मना करा गया था पीछे मुड़ के मत देखना। अमित को ऐसा लगा जैसे कोई पीछे पीछे उनके चल के आ रहा है। अमित ने बताया भाई मैं बाइक पे गया था, मैंने जो स्पीड में बाइक भगाई सीधा अपने घर पर लगा ली और मैं रात को बड़ी मुश्किल से सोया। दूसरे दिन की पूजा शुरू हुई। उस दूसरे दिन में जो भगत थे वो काली जी के भगत थे। उन्होंने मुझसे 5 किलो मीट मंगवाया था जो मांस होता है, और जब पूजा वगैरह सब कुछ खत्म हो गई, क्रिया खत्म हो गई, तो फिर पंडित जी ने मुझे बोला कि आज तुम जाओगे और ये जो मांस है वहाँ पर रख के आना और पीछे मुड़ के मत देखना। अमित ने बताया अक्षय भाई रात का वक्त, और ये जो क्रिया मुझे करनी थी ये अंधेरे में करनी थी क्योंकि मैं किसी को दिखा नहीं सकता था, वरना शायद वो उस टोटके का शिकार हो जाता। जब ये वहाँ पर पहुंचे, अमित ने बताया भाई आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने उस मांस को वहाँ पे रखा और जैसे ही मैं चलने के लिए मुड़ा, अचानक से वहाँ पर मांस को किसी ने खाना शुरू कर दिया। और आप इमेजिन कीजिए आप अंधेरे में हो और आप आगे चल रहे हो, आपको पता है पीछे कुछ है, और आपने वो मांस रखा है अभी 5 किलो और उसे कोई खा रहा है, चबाने की आवाज़ आ रही है, और आपको अपने घर जाना है बाइक पे। सोचो क्या हालत होगी आपकी। अमित ने बताया जैसे ही मैं आगे बढ़ा, सबसे पहले तो मेरे पापा की आवाज़ आई। पापा जब भी दादा दादी से मिल के आते थे तो वो यही बोलते थे बेटा अमित पानी पिला दे, और ऐसी ही आवाज़ आई कि बेटा अमित पानी पिला दे, कहाँ जा रहे हैं। अमित ने बोला भाई मैं बुरी तरीके से दहल गया, मैंने 3 कदम आगे बढ़ाए होंगे तो मेरे बचपन के दोस्त की आवाज़ कि कहाँ जा रहा है पागल, आजा बोतल रखी है दोनों पीते हैं। अमित ने बोला कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा अपनी बाइक की तरफ, तभी अजीब अजीब सी आवाज़ है, जैसे मम्मी बुला रही है, छोटी बहन, कभी पंडित जी की आवाज़ आ रही है। अमित ने बोला अक्षय भाई मैं बाइक पे बैठा, मैंने 70 की स्पीड में बाइक भगाई, 70-100 जितनी जल्दी हो सके घर पे आया। पंडित जी को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। पंडित जी ने बोला बस कल का दिन हो रहा है। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, जब वो पहले दिन आ रहे थे, पहले दिन भी उनको आवाज़ आई थी, और जो आवाज़ आई थी वो इतनी दिल दहलाने वाली थी। पहले दिन जब इन्होंने मटका रखा तो वहाँ से आवाज़ आई कि तू मुझे छोड़ के तो जा रहे, जो तेरे घर में 2 दिन की पूजा चल रही है ना, अगर उस पूजा में कुछ भी गलती हुई तो तेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। जब इन्होंने पहले दिन ये चीज़ पंडित जी को बताई थी तो पंडित जी ने बोला था इस चीज़ को सीरियस लेना, वो गलत नहीं बोल रही, पिशाचनी जो भी है। दूसरे दिन का यह हादसा हुआ जहाँ पर उनको पीछे से आवाज़ें आई। अब आई तीसरे दिन की पूजा, और तीसरे दिन उनसे देसी दारू मंगवाई थी और वही मीट मंगवाया था। दोनों चीज़ें इन्हें लेके जानी थी, लेकिन आप खुद इमेजिन करो कि अकेले जाना है, रात को जाना है, 20-22 किलोमीटर दूर जाना है, उनकी क्या हालत हो रही होगी। जब अमित ने पूजा के बाद अपनी बाइक उठाई और सामान लेके पहुंचे, वहाँ पर सामान रखने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़े, फिर वही शुरू हो गया जैसे उस मदिरा को कोई पी रहा है और मीट मांस को खा रहा है। अमित ने बताया अक्षय भाई जैसे ही मैं आगे चलने लगा ना, आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आई, किसी ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़ ली, और अमन को फील हो रहा था कि उंगली अंगूठा सब कुछ वहाँ पे है। अमित ने अपने मन में भगवान को याद करा, लेकिन अमित की सबसे बुरी किस्मत कि अमित पूजा पाठ करते ही नहीं थे, तो ना हनुमान चालीसा ना कुछ। अमित ने बताया अक्षय भाई मैं बस ऐसे देखता रह गया और मैं झटके आगे निकला। वो अपनी बाइक छोड़ के वहाँ से भाग गए। तो कुछ आगे जाके कुमारों का घर पड़ता है जो मटके वटके बनाते थे, उनके घर में जाके बैठ गए। किसी ने देखा, कुछ लोगों ने पूछा तो उसने बताया कि बस मुझे 5 मिनट बैठने दो, मेरा जी घबरा रहा है। अपने जेब से फ़ोन निकाला और पंडित जी को फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे मुझे किसी ने पकड़ लिया था। पंडित जी ने बोला तुम वहीं रुक जाओ, बाइक वाइक को छोड़ दो, हम आ रहे लेने के लिए। तो पंडित जी घर के मेंबर्स वगैरह किसी से गाड़ी वगैरह करवा के आए और फिर बाइक कोई और लेके आया, अमित को गाड़ी में वो लेके आए। पंडित जी ने बोला अमित को सुन भाई ये ले धागा, और 6 महीने तक उस लोकेशन के आगे पीछे मत भटकियो। ये सब होने के बाद अमित की मम्मी की तबीयत में सुधार आ गया। लेकिन बोलते हैं ना कि जब इंसान देखता है कि घर में सब कुछ ठीक हो रहा है तो वो पुरानी चीज़ें भूलने लगता है। बात है 2 से 3 हफ्ते बाद की। अमित के कुछ दोस्तों ने पार्टी ऑर्गेनाइज की और अमित को पंडित जी ने बोला था अगर तू कभी पिएगा तो इस लॉकेट को अपनी जेब में उतार के रख लियो और वापस पहन के घर आ जियो। जब अमित उस पार्टी में बैठा तो अमित ने लॉकेट उतारा उसकी जेब से, कब वो वहाँ पर खाते पीते लॉकेट गिर गया अमित को पता नहीं चला। अमित अपनी बाइक उठाते और अपने घर नहीं पहुँचते। पूरी रात अमित की मम्मी और उनकी बहन उनका वेट करते रहे। उनका कोई अता पता नहीं। अमित कहाँ गए, क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। अमित की मम्मी ने अलग अलग दोस्तों को फ़ोन मिलाना शुरू करा तो पता चला उस पार्टी के बारे में। उस पार्टी में फ़ोन मिलाया तो वो लड़का जिसको फ़ोन मिलाया था वो पहले ही घर आ गया कि आंटी अमित अपना लॉकेट भूल गया। और जब अमित की मम्मी ने देखा कि वो अपना लॉकेट भूल गया, जो अभी तक उनके घर में पूजा पाठ सब कुछ हुआ था, पिशाचनी का किस्सा, सब कुछ अमित की मम्मी को याद आ गया 1 सेकंड के अंदर। और अमित की मम्मी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, पहले ही कम से कम उसे ढूंढते हुए 20-22 घंटे हो गए थे।
किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अमित कहाँ है, किसी के दिमाग में वो लोकेशन भी नहीं गई कि अमित उस लोकेशन पे हो सकते हैं। अमित ने खुद बताया कि भाई 24 घंटे बाद मेरी आँख खुली और मैं उसी लोकेशन पे पड़ा था जहाँ मैंने मटका गाड़ा था। मैं वहाँ कैसे पहुँचा, 24 घंटे तक मैं वहाँ पड़ा रहा। मैं सिर्फ अंडरवेयर में था, मेरे सारे कपड़े गायब थे, मेरा फ़ोन, मेरे जूते, मेरा सब कुछ, बाइक की चाबी, बाइक कहाँ गई मुझे नहीं पता। मैं वहीं पड़ा था। 24 घंटे बाद जब मेरी आँख खुली, अमित ने बताया मैं पैदल पैदल अपने घर आया। किसी ने मुझे लिफ्ट नहीं दी, किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। मैं 20-22 किलोमीटर पैदल जब चल के घर पे आया तो पंडित जी को फ़ोन करा गया, पंडित जी को बताया गया। पंडित जी घर पे आए, पंडित जी ने घूर के अमित को देखा और बोला कि तेरी किस्मत है बेटा। पंडित जी ने अमित को कुछ क्रियाएं बताई थी कि अगर अपनी ज़िंदगी में तुझे बच के रहना है तो इस लॉकेट को कभी मत छोड़ियो कहीं पे, और अमित से वही हो गया। लेकिन अमित जिस चीज़ की वजह से बच गए, अमित को बोला गया था कि बेटा जब तीसरे दिन की पूजा खत्म हुई थी, आज से तेरे को काली माता को पूजना है, डेली दिया जलाएगा और काली माता का शुक्रिया करेगा तू कि उन्होंने मुझे भेजा, मतलब किसी मैसेंजर को भेजा तुझे बचाने के लिए। और काली माता ने कहीं ना कहीं अमित को उस एंटिटी से बचाया उस दिन जब वो वहाँ पर 24 घंटे के लिए गायब हो गए थे। अब अमित के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल कि उन 24 घंटे में अमित के साथ क्या हुआ, अमित ने क्या करा या अमित वहाँ तक पहुँचे कैसे। लेकिन ये राज रह गया। बस अमित को इतना पता है कि आज भी वो लॉकेट उनके गले में परमानेंट है और वो उस लॉकेट को उतार नहीं सकते। उन्होंने हमें रीच किया इस चीज़ के लिए कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन है, लेकिन जब सॉल्यूशन ऑलरेडी मिला हुआ है कि भाई कोई चीज़ आपको दी है और वो आपकी रक्षा कर रही है, क्या आप अपने भगवान को अपने आप से दूर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। काली माँ ने अगर आपको आशीर्वाद दिया है कि ये लॉकेट आपको पहनना है, आप हर एंटिटी से बच के रहोगे, तो इससे अच्छा क्या है। एक चीज़ तो इंसान अपने साथ रख ही सकता है, वैसे ही अपने दिमाग में 100 टेंशन लेके घूमता है। एक लॉकेट अगर अच्छे के लिए रख सकता है तो क्या ही बुरी बात है। फाइनली अमित के घर में सब ठीक है। कभी ना कभी उसे बुरे सपने आते हैं और वो आएंगे भी, क्योंकि वो चीज़ें उनके दिमाग में घुस चुकी हैं। उनकी मम्मी बिल्कुल ठीक है, पंडित जी का आशीर्वाद है, बहन भी अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो पिशाचनी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जिसे उतारा गया है, अगर कल को उस मटके को खोला गया या कल को उस जगह पर किसी का घर बना, तो क्या वो पिशाचनी उस इंसान को छोड़ेगी? या कभी ऐसा हुआ कि उस जगह पर काम शुरू हुआ और वो मटका खुल गया, तो क्या वो पिशाचनी अमित के पीछे नहीं आएगी? हमारी बस यही दुआ होगी कि अमित और उसका पूरा परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। और ये चीज़ जो लास्ट में मैंने बोली है, ये किस लिए? क्योंकि आप खुद इमेजिन कीजिए कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी पोजेस हुए तो, या आपके अगल बगल कोई एंटिटी खड़ी हुई तो कैसा रहेगा? फिर भी मेरी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लोग नए आए हैं चैनल पे, भाई उनसे सबसे बड़ी ये रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि हम सब्सक्राइबर्स से ये किस्से लेते हैं, फिर अपनी ज़ुबान में उन्हें बताते हैं, उनके साथ जो दर्दनाक हादसे हुए हैं वो लेके आते हैं। तो हमारे पास रिकॉर्डिंग होती है, हम रियल प्रूफ के साथ सब कुछ कर रहे हैं। और ये लोगों के साथ जो हादसे हुए हैं, लोग कमेंट करते हैं, हम पिन करते हैं, इतना भरोसा कौन लेके चलेगा? तो हमारा मोटिवेशन तो आप बना ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतना बस आपसे रिक्वेस्ट होती है। इसके बाद आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, भाई उसे जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं यहाँ पॉडकास्ट अपलोड करना बंद कर दूँ, वहाँ पर सिर्फ हो। आप खुद भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। जैसे हम गेस्ट को बुलाते हैं, हम सब्सक्राइबर को भी बुलाते हैं, उनके साथ जो रियल हादसे हुए हैं वो अपना पूरा कैमरे पे आके बता सकते हैं दुनिया के सामने, अगर वो चाहते हैं तो। प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ, जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना है और नीचे मेंशन कर देना है व्हाट्सएप पे कि हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। मैं एक बार उसे देखूंगा, टीम देखेगी, रिव्यू करेगी, उसके बाद दिल्ली में हमारा सेंटर आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद यही कहूँगा भाई, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से बनाए रखिए। फेसबुक को भी आपको इसी तरीके से प्यार देना है, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक का फॉलो कर लो। और आखिरी में यही कहूँगा, अपने माँ बाप का जितना हो सके ध्यान रखो, क्योंकि जब आप छोटे थे उन्होंने आपका ध्यान रखा था। भाई बहनों से करीब रहो, उनकी हरकतों पर ध्यान दो, जितना हो सके सेफ रहो और भगवान को मत भूलो। हमारी कुल देवी को जय हो, हमारे भगवान को जय हो। नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। 24 घंटे बाद ठीक उसी समय रात को मैं होश में आया। मतलब मेरे शरीर में सिर्फ मेरी अंडरवेयर है, बाकी कोई कपड़ा मेरे शरीर पे नहीं है। मैं उठा, फ़ोन वोन सब गायब हो चुका है, कुछ भी नहीं है। अब मानोगे नहीं कि भाई मैं सिर्फ अंडरवेयर पहने मैंने 20 किलोमीटर पैदल चल के मैं घर आया।